अनुराग कश्यप जितनी बकवास करते हैं ट्विटर पे, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी फ़िल्में भी वो बना लेते हैं, ये फैक्ट हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ट्विटर पे बकवास लिखने के लिए ना तो ज़्यादा वक़्त लगता है, ना पैसा खर्च होता है। लेकिन फ़िल्मों के बारे में ऐसा नहीं होता, इसे वक़्त भी बहुत देना पड़ता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो जो बकवास ट्विटर में की जा सकती है, वो फ़िल्मों में हम डाल नहीं सकते। स्पेशली ये बकवास मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बोल रहा हूँ। तो जो भी आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बायस अनबायस जो भी है, वो आप फिल्म में नहीं डाल सकते, क्योंकि देखने वाला ऑडियंस दोनों टाइप का होता है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एडमायर करे और जो ना करे। तो उस चीज़ों को देखकर फिल्में बनानी चाहिए, स्पेशली अगर वो डीमोनेटाइजेशन के बारे में हो। जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बारे में ये फिल्म है। हाल ही में उन्होंने एक नई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एस्टैब्लिश की है, गुड बैड फिल्म्स, और उसके बैनर के अंडर ही ये नई फिल्म उन्होंने बनाई है। फिल्म का नाम है चोक्ड पैसा बोलता है, जो नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम हुई है, वहीं पे रिलीज हुई है ये फिल्म। तो इस फिल्म को दिखाया है, मतलब ये डीमोनेटाइजेशन को के स्टोरी को हमें एक मिडिल क्लास फैमिली के थ्रू दिखाया है। इस फैमिली में 3 लोग हैं, सुशांत पिल्ले, सरिता पिल्ले और उनका एक समीर नाम का लड़का। ये सुशांत पिल्ले का रोल प्ले किया है एक मलयालम एक्टर ने, रोशन मैथ्यू ने, और सरिता पिल्ले का रोल प्ले किया है सयामी खेर ने। ओके, सयामी खेर की अब तक 2 फिल्में आई हैं, एक हिंदी एक मराठी, और एक वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया है। तो ये जो सरिता पिल्ले है, एक नेशनलाइज्ड बैंक में एज ए कैशियर काम करती है, और जो सुशांत पिल्ले हैं वो वैसे तो म्यूजिशियन है, लेकिन फिलहाल उनका कोई म्यूजिक का काम नहीं चल रहा है। यहाँ वहाँ और जॉब्स करते हैं, कभी बिजनेस कर लेते हैं, परमानेंट कुछ नहीं है। प्लेनली अगर कहा जाए तो ही इज़ अनएम्प्लॉयड, प्लेनली कहा जाए तो ऐसा तो पूरा स्टोरी है। इस एंगल से एक एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद एक्चुअली में स्टोरी की शुरुआत होती है। तो ये फैमिली में वैसे भी पैसे को लेकर झिकझिक चलती रहती है, हस्बैंड और वाइफ में उनके झगड़े चलते रहते हैं, और कभी कभी वो अपने बेटे के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं। ये सब हमने, मतलब जो टिपिकल फैमिली में होता होगा, एक हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा, वैसे हमें देखने को मिलता है। असली स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद होती है। अभी यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन की पॉइंट तक आने तक ये फिल्म बहुत टाइम लेती है बिल्डअप होने में। कम से कम एक 20-25 मिनट तो लेती होगी पूरा स्टोरी को बिल्ड करने में, 20 मिनट तो पक्का है। तब तक जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, जो इस फिल्म को देख रहे हैं, वो उबा से लेकर शायद स्ट्रीमिंग बंद कर दे, क्योंकि उनके पेशेंस खत्म हो जाते हैं 20 मिनट तक। उसके बाद ये पूरी स्टोरी शुरू हो जाती है, और चलो कोई झेल भी ले इस 20 मिनट को, इस एंटिसिपेशन में कि आगे जाकर कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा। सॉरी टू से दिस, आगे कुछ भी नहीं है। आगे सिर्फ हमें बैकग्राउंड में न्यूज़ चैनल्स की फुटेजेस सुनने को मिलती हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ, ये सब सुनने को मिलता है। और विजुअल्स फुटेजेस को देखने की मिलती है, कुछ अच्छी फुटेजेस, कुछ बुरी फुटेजेस मतलब लोगों को कैसे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, कैसे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ये डिमोनेटाइजेशन के वक्त, कैसे लोगों को पैसे एक्सचेंज करते वक्त तकलीफ झेलनी पड़ी। और दूसरी जो बात है कि कुछ ऐसे लोग थे जो खुश थे डिमोनेटाइजेशन से, और सेलिब्रेट कर रहे थे, रास्ते पे नाच रहे थे, मोदी जी वाला मास्क लगाकर। ये दोनों चीज़ें फुटेजेस देखने को मिलती है, और आखिर में एक क्लाइमैक्स, एक जबरदस्ती से घुसाया गया हुआ क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा थ्रिलिंग मोमेंट डालने की उन्होंने कोशिश की है। अभी इसमें इस स्टोरी में फुटेजेस का काम ज़्यादा है, तो सवाल एक ही है, अगर आपको डीमोनेटाइजेशन के फुटेजेस ही डालने थे, या फिर टीवी के न्यूज़ ही हमें सुनवाने थे, तो यूट्यूब पे जाकर डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सारे फुटेजेस हमें वैसे भी देखने को मिलेंगे, तो ये पूरी फिल्म क्यों झेले? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और डीमोनेटाइजेशन से अलग ऐसी कोई स्टोरी तो उस दिखती नहीं है, जो लोगों ने उस वक्त किया वही हमें देखने को मिलता है। तो उसकी बहुत सारी स्टोरीज वैसे भी यूट्यूब पे या फिर पुरानी न्यूज़
जो भी है आर्काइव में पड़ा होगा, उससे जान सकते हैं नया क्या दिखाया, इसमें नयापन कुछ नहीं है। ओके, एक थ्रिलिंग, एक 2-3 थ्रिलिंग मोमेंट है, वो भी मैंने जैसे आपको बताया वो घुसाई गई है। एक बैंक रॉबरी एक दिखाई है उसमें, वही एक थ्रिलिंग मोमेंट है, उसके बाद सस्पेंस है। ओके, लेकिन वो ज़बरदस्ती का है। तो परफॉर्मेंस वाइज बताया जाए तो सयामी खेर ने अच्छा काम किया है। 30-32 साल की औरत है जिसके कंधे पे पैसे कमाने की भी जिम्मेदारी है और घर संभालने की भी जिम्मेदारी है, तो वो साड़ी वाड़ी पहन कर काम के लिए निकल जाती है। जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, तो वो जिम्मेदारी हमें दिखने को मिलती है उसके चेहरे पर। कहने का मतलब है उसने अच्छा काम किया है। शायद थोड़ा वजन भी बढ़ाया होगा उसने। जब वो कुछ सीन पे वो भागती हुई हमें देखने को मिलती है, साड़ी पहन के, जिस डिफिकल्ट होता है भागने में, और मतलब वो बहुत ऑथेंटिक लगता है। मतलब उसका जो भी प्रेजेंस हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता है वो बहुत ऑथेंटिक है। रोशन मैथ्यू की, वो तो मलयालम एक्टर है, ठीक ठाक काम किया है उसने, लेकिन ये शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दूसरे को देखने वाले को वो नहीं लगे, लेकिन वो शादीशुदा नहीं लगता और एक लड़के का बाप बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं भी वो अम, अनुराग कश्यप का पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसे कास्ट करने के लिए, तो कांट से एनीथिंग। अभी उस पूरे फिल्म के अगर टेक्निकल चीज के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बकवास बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैं ज़्यादा उसे एस्थेटिक बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। बकवास है तो बकवास है। कर्ष काले नाम के एक म्यूजिक कंपोजर ने उसे बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। अभी बकवास इसलिए है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पर वो सिर्फ ड्रम बजाता है और पर्दे पे ऐसा कुछ थ्रिलिंग चल भी नहीं रहा है, और ये पीछे से ड्रम पे ड्रम बजाया जा रहा है। कोई तालमेल नहीं है जो सीन चल रहा है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड बजाए म्यूजिक बज रहा है। अगर हम स्क्रीन को अगर ब्लैंक करें, डार्क करें और सिर्फ सुने, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे हुए और जुगलबंदी चल रही है ड्रम्स की, ऐसा फील आ सकता है। क्योंकि थ्रिलिंग कुछ ड्रामेटिक कुछ हो नहीं रहा है और ये ड्रम को पीटे जा रहा है, तो वो इम्प्रेसिव नहीं है। मे बी एक्सपेरिमेंट करना चाहता होगा अनुराग कश्यप, तो इसलिए लिया होगा उसे। और सिनेमाटोग्राफी के लिए सिल्वेस्टर फोनेस्का नाम के एक सिनेमाटोग्राफर ने उसे डीओपी संभाली है फिल्म की। तो ज़्यादा तो उसके पास करने के लिए है नहीं है, लेकिन एक जगह पर, मतलब बुरी नहीं है सिनेमाटोग्राफी, लेकिन कुछ जगहों पे अननेसेसरी क्लोजअप शॉट्स जो उसने लिए हैं, कभी कभी लगता है कि सयामी खेर के नाक में ना घुस जाए वो कैमरा, इस तरह के क्लोजअप शॉट्स दिए हैं। और मतलब नहीं बनता कि आप क्यों क्लोजअप शॉट ले रहे हो उसके, मतलब अगर लेना ही है तो बहुत सारे एंगल्स हैं। मुझे लगता था कि एक राम गोपाल वर्मा ही है जो ऐसे अलग अलग कैमरा एंगल लेता रहता है, अलग अलग शॉट्स लेता रहता है। ये अनुराग कश्यप मुझे लग रहा है कि उसी रास्ते पे जा रहा है, राम गोपाल वर्मा के रास्ते पे जा रहा है। और कुछ क्लोजअप शॉट, मतलब उसका मतलब ही नहीं बनता क्यों लिए है क्लोजअप शॉट्स। बाकी दिखाने के लिए उनके पास तो कुछ है नहीं है। उस फैमिली का घर दिखाया, बैंक के सीन है और मुंबई के लोकल ट्रेन्स के कुछ सीन है और थोड़ा बहुत आउटडोर सीन है, तो खास सिनेमाटोग्राफर के का पास करने के लिए ऐसा कुछ अलग से कुछ काम नहीं था। और जो क्लोजअप शॉट्स मैंने बताए वो बकवास क्लोजअप शॉट्स है, जरूरी नहीं था वो। तो टेक्निकल राउंड पर ठीक ठाक है फिल्म। बहुत जगह पे शायद उन्होंने पैसे बचाने की कोशिश की हो। जैसे राम गोपाल वर्मा एक सेल्फ इंडल्जिंग फिल्में बनाकर अपने करियर को बर्बाद करने में लगे हैं, वैसे ही कुछ अनुराग कश्यप भी सेल्फ इंडल्जिंग फिल्में बनाकर शायद खुद ही खुश होते होंगे, उनके व्यूवर्स को वो चांस शायद वो देना ही नहीं चाहते। इस फिल्म में देखने लायक कुछ थ्रिल कुछ ड्रामा है नहीं है, घिसा पिटा ड्रामा है और थ्रिल नाम का भी नहीं है, और बुरा लगता है क्योंकि अनुराग कश्यप थ्रिलर फिल्म्स बनाने में उस्ताद है। जितनी भी उनकी थ्रिलर फिल्में, अगली, रमन राघव, गैंग्स ऑफ वसेपुर, जितनी भी उनकी फिल्में आई वो पूरी थ्रिलर से भरी हुई है, क्राइम थ्रिलर से। इतनी उस्तादी होने के बाद भी आपने कुछ किया नहीं इस फिल्म में ज़्यादा, तो बहुत बुरा लगता है। मे बी स्क्रिप्ट वैसी नहीं होगी ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी फिल्म में एक ही ऐसी बात है जिसकी तारीफ हो सकती है कि उस फिल्म में एक मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। किचन में जो वॉश बेसिन है, उसका जो सिंक है, उससे एक मेटाफोर की तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि अगर उस
पूरे वॉश बेसिन और उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे हम अगर इकोनॉमी मान लें तो वो पूरी चोक हो गई है, ये उसे दिखाने की कोशिश है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद कि उस कैसे उसमें एक इम्पैक्ट आ जाता है, ये धीरे धीरे उन्होंने दिखाया है। और क्लाइमैक्स में वो पूरी सिस्टम जो है वॉश बेसिन की, किचन की, वो बदल दी गई है और एक नई सिस्टम आई है। इस तरह का दिखाने का, एक इस तरह का मेटाफोर दिखाने की कोशिश उन्होंने एक सिंबलिज्म के थ्रू की है। और दूसरा मेटाफोर जो है, जो उसको उस बेसिन से, वॉश बेसिन से कोरिलेट करती है, वैसा एक है कि जो सयामी खेर है वो पहले तो कैशियर बनने से पहले सिंगर थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन रियलिटी शो में कुछ ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट कह सकते हैं, एक्सीडेंट मतलब कुछ लाइटिंग का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि एंग्जाइटी में वो आगे गा ही नहीं पाती। उसके बाद उसे एंग्जाइटी का इशू आ जाता है और वो गाना छोड़ देती है। तो एक्चुअली वो भी चोक्ड है। तो उस सिंगिंग, रियलिटी की सिंगिंग का जो सीन है उसे इस वॉश बेसिन के चोक से मैच करने की कोशिश की है। तो एज अ ऑडियंस किसी को भी देखने के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये एनालॉजी की है, इस तरह से की है कि ये बाद में जो सरिता पिल्ले है वो एक बैंक की कैशियर है, सो शी रिप्रेजेंट्स कैश, पैसा। उसका जो रिप्रेजेंटेशन है एज ए कैश है, जो चोक्ड है, सिस्टम में कहीं फंसी हुई है, और ये जो इकोनॉमी है वहां पे भी पैसा फंसा हुआ है। तो ये भी चोक्ड है, इसके अंदर से भी कुछ नहीं निकल रहा है, एज ए सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। और वो जो वॉश बेसिन है वो भी चोक्ड है। और सयामी खेर रिप्रेजेंट करती है कैश को, और ये जो वॉश बेसिन का सिंक है वो रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को। तो इस टाइप का एक मेटाफोर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इस टाइप की एक एनालॉजी दिखाने की हमें कोशिश की है। बस उतनी ही चीज इस फिल्म में देखने लायक है। बाकी पूरी फिल्म आप अपने रिस्क पर देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई 20-22 मिनट से ज़्यादा इस फिल्म को झेल पाएगा। बाकी आपकी खुद की रिस्क है। चलिए फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं और अगले वीडियो में नई फिल्म, नई वेब सीरीज, नई ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। थैंक यू।